नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज एनसीईआरटी की क्लास जो 6 हिस्ट्री है उसका लास्ट चैप्टर है और ये जो है इसके साथ ही 6 क्लास वाली हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके साथ ही जो लास्ट हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको ये बताना है कि बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो किस धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व की जो अवधारणा है ये टर्म किस धर्म से संदर्भित है वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। अरविंद राजा बना। आज का नया चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे यह बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह, अरविंद सोचने लगा। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके हर एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या बताती है प्रशस्तियां। देखिए प्रशस्तियां वर्ड का जो मतलब होता है प्रशंसा करना यानी तारीफ करना। प्रशंसा या तारीफ करना, तो वो जिस चीज पर उकेरी गई है या जिसे हम लिखते हैं प्रशस्ति, तो प्रशस्ति का मतलब ये है कि उसमें किसी ना किसी राजा या शासक के बारे में जो है वो तारीफ या उसकी प्रशंसा, उसकी विजय, उसके द्वारा दी गई उपाधियां, उसकी विशेषताएं, उन सब चीजों का वर्णन उसमें किया गया है। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था और समुद्रगुप्त के बारे में एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक कविता है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया, प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले से भी था। जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ जाता है। तो हमें राजाओं के बारे में जो पता चलता है वो प्रशस्तियों के बारे में है। जब राजस्थान का आप इतिहास पढ़ते हो तब यहां भी काफी प्रशस्तियां आप देखते हो। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति आओ देखें। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने उसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहां वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो अब देखिए यहां अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी आपको पता है जैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर भी जो मेवाड़ राजवंश के शासक हैं जैसे राणा कुंभा और उनके अलावा और भी जो कई शासक हैं उनकी विजयों का वर्णन मिलता है। किसी ने कोई उपाधि धारण की उसके बारे में पता चलता है, जैसे राज प्रशस्ति। तो उस समय राणा राज सिंह के द्वारा और जो भी मेवाड़ के शासक हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरह से राजस्थान में कई प्रशस्तियां जो है वो हमें देखने को मिलती है। और ये प्रशस्तियां लिखाते किस पे थे, तो मुख्य रूप से जो पत्थर होता था यानी शिलालेखों पर। क्योंकि शिलालेखों पर जो लिखी हुई चीजें हैं वो मिटती नहीं है। हम कहते हैं ना कि कई बार कि ये तो पत्थर की लकीर है, ये तो नहीं मिट सकती, कि मैंने जो कह दिया वो तो पत्थर की लकीर है। तो वो शिलालेखों पर जो चीजें इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे वो आज भी वैसे ही लिखी गई हमें मिल जाती हैं। तो शिलालेखों पर इस तरह से उसको जो है वो अक्षर बना करके वो उस पे चीजें लिखी जाती थी। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरछों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो ये जो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है उसका एक छोटा सा वर्णन है कि इस तरीके से जो है ये वर्णन किया गया है।
अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है और तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशरण 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। ये वो मैप है। तो ये उस समय का, ये जैसे ब्लैक डॉट वाले हैं वो नगर हैं उस समय के, जैसे ये वल्लभी है, भरूच, उज्जैन, प्रयाग, कनौज, मथुरा, थानेसर, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये अमरावती, और ये कांचीपुरम जो है, मदुरै, पुहार, अरिकामेडु, महाबलीपुरम, और गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर। तो ये जो लाल डॉट हैं ये वो स्थान है जहां गुप्त वंश ने जो है इनको जीता था। तो इस प्रकार से बाकी ये आर्यावर्त वाला, तो ये आगे अब ये डिटेल जो है वो आगे लिखी हुई है इसमें, वो हम पढ़ेंगे अभी। हरिशैन 4 ये इधर चित्र हैं जिनमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया इन सिक्कों पे। हरिशैन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो आर्यावर्त के 9 राज्य और दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं इसके बाद। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तो जो आर्यावर्त के थे उनको, उन 9 राज्यों को उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और जो दक्षिण वाले थे वो उनको साम्राज्य में नहीं मिलाता है। और उसकी जो नीति थी वो सही थी, वो हार लिया उन्होंने, आत्मसमर्पण जब कर दिया तो उसके बाद में उनको मिलाने की नीति उसने नहीं अपनाई, केवल जो टैक्स है उसी को ही उसने रखा, क्योंकि उसकी नीति उस समय सही भी थी। इतने बड़े दक्षिण भारत पर भी शासन करना आसान नहीं था कि लगातार नियंत्रण बनाए रखने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी बहुत सही नीति मानी जाती है। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो ये पड़ोसी देश वाले भी अभी दोबारा देखेंगे मैप को। और बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो बाहरी राज्यों में ये देखिएगा, ये नीले रंग में ये जो श्रीलंका है, ये इधर वाले हैं जो शक या कुषाणों में, और ये जो दिख रहे हैं आर्यावर्त वाले, तो ये वो 9 राज्य हैं जिनको समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। वंशावलियां, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के परपितामह है, पितामह है यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी मां कुमार देवी लिच्छवी गणराज्य की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व जो बढ़ता गया, जैसे जैसे बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते गए, जैसे जैसे इनके विजय क्षेत्र बढ़ते गए, तो उसके अनुसार तो इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, ये उपाधि। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय
की वंशावली से भी जानकारी मिलती है, उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसका इनके विषय में और जानकारी जो है वो अध्याय 12 में मिलेगी। एक चैप्टर और है, हालांकि ये पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी जो है उनके नंबर में ये चैप्टर में जो है वो डिफरेंस है। तो एक चैप्टर और आएगा इसमें, इमारतें, चित्र और किताबें। तो वो जो नेक्स्ट वीडियो में है वो आगे हो जाएगा आपके। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। अभी कितना सिंपल सा प्रश्न कई बार कितनी बार पूछा गया होगा। बाण भट्ट इनके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन, संस्कृत में इनकी जीवनी लिखी हर्षचरित्र। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री स्वेन त्सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। और ये स्वेन त्सांग ये है कौन सा? ये हैनसांग ही है। ये इस तरह से इसको लिखा गया है क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी में इनको लिखा गया एनसीईआरटी को, तो उसमें शायद ये वर्ड जो है वो इस तरह से ट्रांसलेट करके इन्होंने लिखा है स्वेन त्सांग। ये जो है ये दरअसल हैनसांग ही है ये। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मग तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया, दक्षिण में, दक्कन माने दक्षिण में, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था और वहां हर्षवर्धन को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। तो इनके जो पिता होते हैं और फिर बड़े भाई जो हैं, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में राजा बनते हैं कहाँ के? थानेसर का है आज का हरियाणा में। और फिर जो इनके बहनोई थे कन्नौज के शासक थे और बंगाल का जो शासक है उनको मार डालता है। तब हर्ष कन्नौज को अपने अधीन करता है और बंगाल पर आक्रमण कर देता है। हर्षवर्धन को भी एक महान शासकों में गिना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और भी बहुत सी बातें हैं हर्षवर्धन के बारे में। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव, चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य जो है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो पल्लवों का जो राज्य है उनकी राजधानी थी कांचीपुरम, इसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक, और चालुक्यों का राज्य जो है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। ये देखिए, ये रहा चालुक्य, तो यहां था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में, और यहां ये रहे पल्लव। तो ये इनके राज्य हैं। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो कि समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है।
पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। तो ये संघर्ष है, आगे डिटेल में और आएगा। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वो हर्ष के साथ भी इसका होता है, और पल्लव जो है इन पर भी आक्रमण करता है, और बाद में इनको फिर जो है धीरे धीरे राष्ट्रकूट और चोल वंश जो है ये समाप्त कर देते हैं। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि इन राज्यों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो सबसे महत्वपूर्ण, जैसे पहले के राजाओं की तरह जो टैक्स मिलता था भूमि से, भूमि कर, तो अभी भी वो सबसे महत्वपूर्ण था, लगान जो होता था। अब प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे, तो इनके पिता भी थे, यह पद इनको भी मिला। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार माते अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। जैसे मान लीजिए आज कोई मंत्री है किसी विभाग का, तो एक मंत्री को 3-4 विभाग सौंप दिए गए। या आप जैसे कई बार आप देखते हैं कि जो सीएम साहब हैं वो अपने पास ही कई विभाग जो हैं वो अपने पास ही रख लेते हैं। तो एक व्यक्ति को एक डिपार्टमेंट भी मिल सकता है, कई विभाग भी जो है उसको संभलाए जा सकते हैं। तो वही चीज आपको यहां देखने को मिलेगी। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात प्रमुख मुख्य शिल्पकार, और कायस्तों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो अब जो वहां का प्रशासन था, तो स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। तो जो प्रमुख व्यक्ति होते थे, और आज भी यही होता है कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं मजबूत होते हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उन्हीं का ही बोलबाला रहता है आज भी स्थानीय प्रशासन में। तो नगर श्रेष्ठी जो है वो मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। सार्थवाह है तो ये व्यापारियों के काफिले का नेता। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार, और कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान। तो ये होते थे प्रशासन में, स्थानीय प्रशासन में। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था,
और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। तो क्या है नए प्रकार की सेना कि कुछ राजा जो है अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। उसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। कुछ सेना नायक भी होते थे जो राजा को सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से कर वसूलते थे जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। आपको ये चीज यहां जो सिस्टम था राजस्थान के अंदर, वो आपको ये बिल्कुल मिलता जुलता दिखेगा। ये मैं अभी बताऊंगा कैसे मिलता जुलता है। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। या आगे ले दे के लास्ट में बात यही है कि राजस्थान के अंदर भी हम जिनको सामंत, देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान के अंदर जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है हम उसको कहते हैं सरपंच। अब क्या पूरे भारत में हर ग्राम पंचायत का मुखिया यही कहलाता है क्या, सरपंच? हर जगह अलग अलग बोलते हैं। दक्षिण के किसी राज्य के अंदर कुछ बोल सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट के अंदर किसी में कुछ और नाम हो सकता है। तो उसी तरह से यहां हम बात करें इनकी, तो वहां जो है उनको क्या कहते थे, इस तरह के व्यक्तियों को सामंत कहते थे। इनको आप चाहिए यहां भी हम सामंत कह देते हैं राजस्थान में, जागीरदार कह दो इनको, ठाकुर, जागीरदार, सामंत, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची वर्ड हैं। तो जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। और यही चीज जो है वो आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए यहां कोई एक राजा है। अब उस एक राजा के कई रानियां होती थी। ये जैसे इस राजा के कई रानियां, मान लीजिए 15-20 रानियां हैं। अब हर रानी के दो तीन संतानें हैं। तो लगभग एक राजा के 25-25, 30-30, 40-40 संतानें हुआ करती थी। 50 भी होती थी और भी होती थी। अब राजस्थान के अंदर सिस्टम यह था कि जो सबसे बड़ा बेटा है वो उत्तराधिकारी होता था। अब जो सबसे बड़ा बेटा है मान लीजिए वो भविष्य में राजा बनेगा, तो बाकी जो राजकुमार हैं अब वो क्या करेंगे, या उनको कौन सी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी। तब उनको क्या कर दिया जाता था कि कोई जागीर, कोई तह जो स्थान जो है वो सौंप दिया जाता था। और वो भी उनके वंशानुगत हो जाती थी उसके, कि भाई उसके आगे आने वाली पीढ़ियां जो है राजकुमार की, वो जो दूसरे बेटे हैं तो वो आगे से आगे उनकी पीढ़ी को वो जागीर स्थायी रूप से मिल जाती थी। और प्लस ये जो यानी ये सामंत जागीरदार कौन होते थे, उसी राजा के खून से जुड़े हुए लोग थे, जो वही ब्लड है उनमें। हाँ, ये कभी कभी होता था कि राजा किसी व्यक्ति से मान लीजिए बहुत ज्यादा खुश हो गया, किसी ने बहुत वीरता वाला या कोई बहादुरी वाला काम किया और राजा ने उसको जो है उपहार के तौर पर कोई जागीर दे दी, वो एक अलग बात थी, वो भी मिल जाती थी इस तरीके से। लेकिन ज्यादातर जो है राजा क्या करते थे, अपने जानकार जो उनके खून से ही संबंधित लोग थे उन्हीं को ही वो चीजें देते थे। और इस तरह से एक राज्य के अंदर जो है वो जागीरें होती थी। और जो जागीरदार वगैरह ठाकुर होते थे इनको अपनी सेना भी रखने की इजाजत होती थी, ये अपनी सेना भी रखा करते थे। और जब कभी राजा को सहायता की जरूरत पड़ती तो ये अपने अपनी सेना लेकर के आते थे और राजा की सहायता करते थे। और जब भी राजा कभी कमजोर पड़ा, या राजा मान लीजिए कोई विलासी प्रवृत्ति का है कोई शासक, या उतना ज्यादा उसका व्यक्तित्व उतना मजबूत नहीं है, तो फिर निश्चित सी बात है कि जो सामंत होंगे वो जो क्या हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे और अपने आप को स्वतंत्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से जो है ये चीजें हम देखते हैं। मारवाड़ के अंदर जैसे यहाँ शासक था राव जोधा। ये जैसे जोधपुर की बात करें मारवाड़ रियासत की, तो जोधा के समय ये सामंती प्रथा हमें देखने को मिलेगी, खूब आगे से आगे बढ़ती जाएगी। और इन सामंतों पर नियंत्रण करने का काम, क्योंकि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे सामंत, तो जैसे मारवाड़ के अंदर मालदेव शासक आएगा, वो इनको बहुत जबरदस्त तरीके से नियंत्रित करेगा। तो ये चीजें आप देखते हैं। अब जैसे राजस्थान में आप देखते हैं 1857 की क्रांति जब होती है, तो उसमें क्या कारण था कि जो सामंत है, इस सामंत वर्ग ने
किसका साथ दिया था? क्रांतिकारियों का साथ दिया था। हालांकि कोई सामंतों ने हो सकता है अंग्रेजों का साथ दिया हो, मैं एक ओवरऑल एक मोटे रूप में आपको बता रहा हूं। ज्यादातर सामंत वर्ग जो था उसने किसका साथ दिया था? क्रांतिकारियों का। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जब यहां आते हैं 1817 से 23 की जब संधियां होती है, सब ऑर्डिनेट अलायंस, तो उन संधियों के अंतर्गत यहां के राजाओं की सुरक्षा का भार किस पर डाल दिया गया था? अंग्रेजों पर। तो राजाओं को अब इन सामंतों से कोई मतलब नहीं था कि तुम मेरी सुरक्षा के लिए या मेरी सहायता के लिए नहीं भी आओगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब अंग्रेजों राजा की सुरक्षा भार अंग्रेजों पर, और राजा नियमित रूप से इन अंग्रेजों को क्या देगा? टैक्स देगा, यानी खिराज। तो फिर इन सामंतों की जो भूमिका है वो तो क्या होगी? महत्वहीन होगी पूरी तरीके से। जहां इनके पास पहले इतनी पावर होती थी, इतनी शक्ति हुआ करती थी, वो तो बिल्कुल शून्य होगी, ना के बराबर। क्योंकि राजा को अगर किसी सामंत से कोई दिक्कत होगी तो अंग्रेज सेना लेकर के सहायता करने के लिए आ जाएंगे। और यही कारण था कि सामंत वर्ग जो है वो नाराज था, नाखुश था, और इसीलिए ये क्रांतिकारियों का साथ देते हैं। मारवाड़ के तो बहुत सामंत थे। उसमें एक बहुत फेमस ठाकुर थे, आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह। आप देखते हैं कि कितना भयंकर विरोध हुआ था। तीन युद्ध होते हैं, आवा के युद्ध, काले गोरे का युद्ध, वो चेलावास का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। तो दक्षिण के राज्यों में सभाएं जो है, तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। एक था ब्राह्मण भूस्वाम्य संगठन, जिसे सभा कहते थे। तो आपके सीधा सीधा ये वन लाइनर क्वेश्चन बन गया। और एनसीईआरटी की जो मैंने बना रखी है टेट सीरीज, ऐप पर है, वो 251 रुपए की टेट सीरीज है। उसमें 6 से 10th की एसएसटी, ये जो एनसीईआरटी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो इसमें से सभी चैप्टर के जो हैं वो हर चैप्टर के प्रश्न बनाए गए हैं। तो जैसे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये क्वेश्चन के रूप में आ गए वहां पे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। उर नामक ग्राम सभा। तो जहां भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा। नगरम भी व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। और संभवतः इन सभाओं पर धनी, शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। तो आज भी वही चीजें हैं। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं शक्तिशाली है उन्हीं का ही प्रभाव रहता है इन पे। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसको कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो जो राजा और अधिकांश ब्राह्मण है वो संस्कृत, और जो आम जनता है वो प्राकृत भाषा बोलते थे। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया, और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो वह पुलिस में खबर करता है
तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? तो ये एक वर्णन है जो ये नाटक लिखा गया है। तो उस तरह का हमें एक ये मिलता है वर्णन कि किस तरह से जो एक कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके साथ इस तरह से जो है उस समय भी अन्याय किया जाता था और आज भी है। चीनी तीर्थयात्री फा सियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो ये जो अन्याय था इस तरह का, ये उस समय भी चीजें मिलती है देखने को। तो कुछ लोग जिनको ये मानते थे कि नहीं जो क्या मानते थे, अछूत, तो उनको शहरों से बाहर रहना पड़ता था। और गांवों के अंदर आपको आज भी ये चीजें दिख जाएगी कि जिनको लोग अछूत मानते हैं। देखिए सिटी के अंदर फिर भी ये चीजें काफी हद तक दूर हो चुकी हैं। आप किसी से रेडी वाले से गोलगप्पे खाने जाते हो तो क्या उससे पहले ये पूछते हो क्या कि उसकी जाति कौन सी है? नहीं पूछते। तो शहर के अंदर ये चीजें नहीं है, लेकिन गांवों के अंदर आज भी ये रहता है कि ये इस जात का है, ये इस जात का है। बहुत ज्यादा आपको जाति की चीजें वहां देखने को मिलती है। तो वहां भी जिन जाति को लोग सही नहीं मानते, वो गांव से बाहर की तरफ वो अपना निवास बनाते थे और लोग जो है वो उधर उनकी तरफ जाना पसंद नहीं करते थे। और ना ही उनको इतनी जो है इजाजत होती थी कि जिनको वो जो है अच्छी जाति का या ऊंची जाति का नहीं मानते थे कि वो उनको अंदर गांव के आसपास भी अपने बुला सकें। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। क्या है चित्रण? राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, एसबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, तो बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि। तो नॉनवेज लोग खाते थे उसमें भी। खाते थे शुरू में, कोई सा भी सभ्यता है आप समय का देख लीजिए, जिसमें आपको मांसाहारी और शाकाहारी दोनों लोग आपको हर समय के अंदर मिलेंगे, हर सभ्यता में। विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। वे सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध जो है वो उनके सामने रख सके। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो ये कोई एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके नहीं है, केवल एक बाण भट्ट के द्वारा वर्णन किया गया है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं अन्यत्र में। मानचित्र 6 में अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो कि घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। तो अरब आप जानते ही हैं किस तरफ है, जो अरब कंट्रीज। और लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उसके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान
का एक अंश दिया गया है। क्या है इसमें? मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भगत स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले, जो कि आज के पाकिस्तान में है, जो सिंध को जीत लिया था। तो 712 ईस्वी के अंदर जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है सिंध पर, तो उसके बारे में ही। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, और एक चैप्टर जो है वो इसमें और है। तो इसमें देखिए, दरअसल जो नई पुरानी एनसीईआरटी है उसमें दोनों में अंदर कोई भी एक दो चैप्टर कोई एक्स्ट्रा है, तो वो भी मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो जो संख्या है अब जो चल रहा है, तो उसके हिसाब से तो जो अभी है वो इतना है, लेकिन एक चैप्टर और है, तो वो भी आपको जो नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।